हेलो। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रबंध की प्रकृति या स्वभाव का अध्ययन करेंगे। यूँ तो बहुत से प्रबंध शास्त्रियों ने अलग अलग इसकी प्रकृति को बताया है, लेकिन आज उन सभी के विचारों को मिलाकर एक प्रबंध की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। और उसमें सबसे पहला आता है कि प्रबंध को एक विज्ञान भी माना गया है और एक कला भी माना गया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि प्रबंध एक विज्ञान है, अर्थात प्रबंध को एक विज्ञान का दर्जा मिला हुआ है। तो किसी भी विषय को विज्ञान होने के लिए कुछ मापदंडों को पूरा करना पड़ता है, जैसे कि क्या वो विषय कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करता है, या क्या उस विषय का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, क्या उस विषय के अपने नियम व सिद्धांत हैं, क्या उस विषय के नियम और सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, अर्थात पूरे विश्व में एक समान लागू होते हैं। चूँकि इन सभी मापदंडों पर प्रबंध खरा उतरता है, क्योंकि प्रबंध के भी अपने नियम हैं, सिद्धांत हैं। प्रबंध भी सार्वभौमिक है, अर्थात पूरे विश्व में लागू किया जाता है। प्रबंध में भी कारण और परिणाम के बीच के संबंध को स्पष्ट किया जाता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक विज्ञान है। अब ठीक इसी प्रकार देखेंगे कि प्रबंध एक कला है। कला जो है वो रचनात्मक होती है, और इसके लिए जॉर्ज आर टेरी ने कहा है, चातुर्य के प्रयोग से वांछित परिणाम प्राप्त करना ही कला है। कला का अर्थ ज्ञान या बुद्धि के व्यावहारिक उपयोग से लगाया जाता है। कोई भी विषय कला है या नहीं है, इसके भी कुछ मापदंड होते हैं, जैसे कि कला रचनात्मक होती है। कला के लिए सैद्धांतिक ज्ञान भी आवश्यक है और व्यावहारिक ज्ञान भी आवश्यक है। कला के लिए ज्ञान अनुभव के द्वारा प्राप्त होता है। कला में काम करने की श्रेष्ठ विधि बताई जाती है। चूँकि ये सभी गुण प्रबंध में भी पाए जाते हैं, इसलिए प्रबंध को कला भी कहा जाता है। और चूँकि इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, कला के भी और विज्ञान के भी, इसलिए प्रबंध को कला और विज्ञान दोनों कहा जाता है। अब आइए इसकी दूसरी प्रकृति का अध्ययन करते हैं कि प्रबंध एक पेशे के रूप में, क्या एक पेशे के रूप में प्रबंध को अपनाया जा सकता है। जैसे जैसे व्यवसाय का विकास होते गया और प्रबंध को एक पेशे के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। पेशे का अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति जो सेवा देकर अपनी आय अर्जित करते हैं, जैसे कि चिकित्सक हैं, प्राध्यापक हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। क्या वैसे ही प्रबंध को एक पेशे के रूप में अपनाया जा सकता है? अब कोई विषय पेशा है कि नहीं है, इसके लिए कुछ मापदंड होते हैं। तो पहले उन मापदंड को देखते हैं कि एक पेशे के रूप में अपनाने के लिए किसी विषय को किन किन बातों की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे पुस्तक में स्पष्ट रूप से समझाया है, पेशे में विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान का होना आवश्यक है। प्रबंध में भी विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान का होना आवश्यक है। पेशे में तकनीकी ज्ञान आवश्यक है और प्रबंध में भी तकनीकी ज्ञान आवश्यक है। पेशे का उद्देश्य सेवा करना होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि प्रबंध का उद्देश्य भी समाज सेवा करना होता है, क्योंकि प्रबंध का मुख्य उद्देश्य नियोक्ता और कर्मचारियों का विकास करना है। और चूंकि नियोक्ता और कर्मचारी समाज के ही अंग होते हैं, इसलिए उनके विकास से समाज का विकास होता है। पेशे का ज्ञान कुछ विशिष्ट संस्थाओं से ही लिया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से प्रबंध का ज्ञान भी कुछ विशिष्ट संस्थाओं, कुछ विशेष कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में उपलब्ध कराया जाता है, जहां उनको ट्रेनिंग दी जाती है। पेशे में नई नई खोज और अनुसंधान के कार्य होते रहते हैं। प्रबंध में भी हमने देखा है कि शोध और अनुसंधान प्रबंध का एक प्रमुख कार्य है।
जहाँ रोज़ नए नए खोज होते हैं, अनुसंधान होते हैं, और इसके लिए एक अलग से विभाग भी बनाया जाता है। पेशे के लिए एक आदर्श आचार संहिता का होना आवश्यक है। जैसे आदर्श आचार संहिता का अर्थ ये होता है कि जैसे एक डॉक्टर के लिए आदर्श आचार संहिता है, वो पहले उसका काम है मरीज की जान बचाना, और बाद में यदि मरीज के पास संभव हो तो उससे पैसे लेना, तो इसको बोलते हैं आचार संहिता। तो उसी प्रकार प्रबंध में भी आचार संहिता का उपयोग किया जाता है। तो चूंकि पेशे के सारे गुण प्रबंध में हैं, इसलिए प्रबंध को भी पेशा कहा जाता है। उसके बाद जो उसकी अगली प्रकृति है, इसमें हम लोग आएंगे, और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे कई बार पूछा गया है, वार्षिक परीक्षा में भी पूछा गया है, तिमाही परीक्षा में भी पूछा गया है। प्रबंध एक जन्मजात और अर्जित प्रतिभा है। जन्मजात प्रतिभा का अर्थ होता है कि ईश्वरीय देन, अर्थात कुछ लोग जन्म से ही चतुर होते हैं, जो दूसरों पर अधिकार जमाना सीखते हैं। जन्म से ही उन लोगों के में, जैसे कि एक नर्तकी होती है, वो जन्म से ही उसमें नाचने का गुण मिला रहता है। जो गायक होते हैं उनको भी ईश्वरीय गुण माना जाता है, उनका गला अच्छा रहता है। तो ठीक ऐसे ही प्रबंध को भी एक जन्मजात प्रतिभा माना गया है, अर्थात कुछ लोग जन्म से ही इतने योग्य और चतुर और अनुभवी होते हैं कि वे दूसरों पर अच्छी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं और उनसे काम करवा सकते हैं। लेकिन जन्मजात होने के साथ साथ जो विद्वान हैं, उन्होंने इसे अर्जित प्रतिभा भी माना है। अर्जित का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति के में जन्मजात ये गुण नहीं है, वह प्रबंध की नई नई तकनीकों के द्वारा प्रबंध के गुण को सीख सकता है, और इसके लिए बहुत से कॉलेजेस खुल गए हैं, बहुत से कोर्सेस आ गए हैं, जहाँ पर आप अपना दाखिला कर वहाँ पे प्रबंध के गुणों को सीख सकते हैं। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि प्रबंध एक जन्मजात भी है और अर्जित प्रतिभा भी है, अर्थात कुछ लोगों में ये नैसर्गिक गुण होता है, और जिनके में नहीं होता है, अगर वो चाहें तो इसको विभिन्न कॉलेजों से सीख भी सकते हैं। इसके बाद कहा जाता है कि प्रबंध सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, और जो बहुत से प्रमुख अर्थशास्त्री हैं उनका मानना है कि प्रबंध सार्वभौमिक है, जैसे एलन है, लॉरेंस है, कुंश ओडोनेल हैं। इनका मानना है कि प्रबंध सभी जगह व्याप्त है, और ये वास्तव में है। चाहे आपका परिवार हो, चाहे स्कूल हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो छोटा उपक्रम हो, चाहे वो बड़ा उद्योग हो, प्रबंध हर जगह विद्यमान है। आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा, प्राचार्य महोदय द्वारा प्रबंध का कार्य किया जाता है। पूरा टाइम टेबल सेट रहता है, प्रेयर कब होगा, कौन सी कक्षा कहाँ पर खड़ी होगी, प्रेयर ख़त्म होने के बाद कौन सी लाइन से कैसे कक्षाओं में जाना है, कक्षा चालू होगी तो पहले पीरियड में कौन आएगा, यदि कोई टीचर अनुपस्थित है तो उसकी जगह कौन आएगा, परीक्षाएं कब होंगी, खेल कूद कब होंगे, वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम कब होगा, ये सब पूरा मैनेजमेंट का काम है, और जिसको हमारी शाला के प्राचार्य महोदय द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि स्कूल में भी प्रबंध विद्यमान है, आपके घर में भी है। आपके माता पिता जो महीने में कमाते हैं, पहले बजट बनाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को पहले खरीदना है, राशन को पहले लाना है, बच्चों की फीस पटाना है, इलाज का खर्चा करना है, तो वो उसको मैनेज करते हैं। और ठीक इसी प्रकार से छोटे और बड़े उद्योगों में, सरकारों में भी प्रबंध विद्यमान होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि प्रबंध जो है वो सार्वभौमिक है। उसके बाद जो आखिरी इसकी प्रकृति है उसको देखेंगे। प्रबंध एक प्रणाली है। इसको प्रणाली इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रणाली होने के कुछ मापदंड हैं। क्योंकि प्रत्येक प्रणाली की एक उप प्रणाली होती है, उसका एक उद्देश्य होता है, और प्रत्येक प्रणाली अपने सभी प्रणालियों में समन्वय या तालमेल बना कर रखती है।
प्रणाली में संदेश वहन होना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने देखा है प्रबंध के सहायक कार्यों में संदेश वहन एक सहायक कार्य है प्रबंध का। एक प्रणाली को अन्य प्रणाली से अलग नहीं किया जा सकता। इसमें भी नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, नियंत्रण अलग अलग प्रणालियां होती हैं जिनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जाता। चूँकि उपरोक्त सभी विशेषताएं प्रबंध में विद्यमान हैं, इसीलिए प्रबंध को एक प्रणाली भी कहा जाता है।